स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास आज शुरू करते हैं। कुछ और प्रीवियस ईयर्स के साथ क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश के। तो जिन्होंने पहले क्रैश कोर्स कंप्लीट ना किया हो वो कंप्लीट कर लेना, और डिटेल में अगर आप टॉपिक्स करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में ही आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में ही आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश वाला पोर्शन आपका 46 से स्टार्ट हो रहा है। देखेंगे 46 क्वेश्चन। आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश वैन ऑन डैश वे आई मेट डैश यूरोपियन। तो डेफिनेटली कि हम एक पर्टिकुलर रास्ते पे होंगे और स्पेसिफिक रास्ते पे होंगे तो आर्टिकल द आएगा, और हमने कहा कि उस रास्ते पे हम एक यूरोपियन से मिले, और यहाँ पे जो यूरोपियन में है वो आपके वो कॉन्सोनेंट साउंड है यूरोपियन की। तो हम जब भी आर्टिकल फिल करते हैं ए और एन में से, तो उसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड को देखते हैं, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर को या फिर वोवल लेटर को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लेटर को नहीं देखेंगे। अगर यूरोपियन की साउंड देखेंगे तो यूरोपियन की साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो इसका आंसर होने वाला है आपका वो होने वाला है, दैट इज आंसर नंबर 2। आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश वैन ऑन द वे आई मेट अ यूरोपियन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि कह रहा है डिलेड बाय एन आवर आई रीच्ड जस्ट अ मिनट डिलेड बाय एन आवर ही रीच्ड ले व्हेन इट वॉज ऑलरेडी क्वाइट डार्क। तो इस सेंटेंस में हमें डिलेड के बारे में बताना है कि डिलेड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये इन्फिनेटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या जिरंड है। तो इन्फिनेटिव के लिए ध्यान रखना है क्लास आपको। इन्फिनेटिव होती है आपकी 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि डिलेड नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपेट गलत लिखा हुआ है, पार्टिसिपल आएगा यहाँ पे भी, और सेकंड में भी पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल होता है जब आपकी कोई भी वर्ब, एक वर्ब की फॉर्म, या फिर मैं सीधा कहूँ एक वर्ब जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है। और वहीं पे जिरंड जो है, जिरंड आपकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है। पार्टिसिपल के 3 टाइप्स अलग अलग होते हैं। खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे ही जिरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी होती है, लेकिन जिरंड हम किसी वर्ब को कब कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी को जिरंड हम कब कहेंगे, जब वो सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ये लिखा गया है डिलेड बाय एन आर, ये पूरी की पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी है? ही की है। ही के बारे में लिखा गया है, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम डिलेड की बात करें तो डिलेड किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये बनेगा पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल बनेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्लास, ये चीज़ ध्यान रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को नहीं। क्लियर है 47वां क्वेश्चन सभी को? ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं 48th क्वेश्चन की, दैट इज चूज द ऑप्शन इन विच द प्रीफिक्स अन इज करेक्टली यूज्ड। जिसमें जो अन प्रीफिक्स है वो बिल्कुल सही यूज हुआ है वो हमें बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, अनपंक्चुअल सही लिखा गया है। अगर हम बात करेंगे अनकैपेबल की तो यहाँ पे इनकैपेबल होता है, इन प्रीफिक्स आएगा। अनपेशेंट की बात करें तो यहाँ पे इम प्रीफिक्स आपका यूज़ होता है, दैट इज़ इम्पेशेंट। और अनरेगुलर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इर प्रीफिक्स यूज़ होता है, दैट इज़ इरेगुलर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए 49th क्वेश्चन पे। 49th क्वेश्चन कह रहा है कि हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है, कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें इसकी पैसिव फॉर्म कौन सी सही होगी। तो एक्टिव पैसिव में हमें एक बात पता है क्लास, कि जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने जाते हैं तो हमारे पास एक नया सब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और उस नए सब्जेक्ट के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और जो एक्टिव में हमारा मेन वर्ब होती है वो हमेशा ही पैसिव में किस में चेंज हो जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कहाँ चला जाता है? पीछे चला जाता है। एक्टिव और पैसिव के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक्टिव का सेंटेंस वो होता है आपका जहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका वो डूअर होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट आपका कैसा हो? डूअर हो, काम करने वाला हो। जैसे मैं कहूँ कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट, इस सेंटेंस में जो राम है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और राम ही काम कर रहा है, राम ही मार्केट जा रहा है। तो राम क्या हुआ आपका? सेंटेंस आपका किस में हुआ? एक्टिव में हुआ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा था? डूअर था। लेकिन वहीं पे मैं कह दूँ अ लेटर इज रिटन बाय राम, तो काम करने वाला तो राम है,
लेकिन अब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन चुका है, लेटर। तो लेटर जो है वो कोई भी काम नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स आपका जो सेंटेंस है वो किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस के लिए जो आपका सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, नॉन डूअर होता है। कैसा होता है, नॉन डूअर होता है। ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ऊपर हमें एक्टिव का सेंटेंस दिया गया है, हमें पैसिव में चेंज करना है, दे क्राउंड हिम किंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हिम है, तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म आ गई ही, बिल्कुल ठीक है, चारों में ही दिया गया है। उसके बाद जो वर्ब है हमारी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हमें दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी गई है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है किसमें चेंज होती है, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वो चेक कर लो, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दी गई है, तो वो दी गई है आपकी फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख दिया गया है बाय अस, जो कि अस की जगह पे क्या होना चाहिए था, देम होना चाहिए था। तो पहले वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अस दे रखा है हमें। तो और बाकी बच गया हमारा थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें पता है पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं, जो पीछे बाय प्लस में डूअर लिखते हैं, उसमें बाय डूअर हमारा ऑप्शनल होता है। तो अगर नहीं भी लिखा गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, आंसर नंबर 3, दैट इज ही वॉज क्राउंड किंग। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे भी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है, सही ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे कह रहा है एवर सिंस माई ब्रदर ज्वाइंड द कंपनी एज द CEO, जब से मेरे भाई ने ये कंपनी ज्वाइन की है एज अ CEO, वो डेली कितने घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे। दैट मीन्स कि डेली वो ये इतना काम कर रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। तो यहाँ पे वॉज वर्किंग नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी वो काम कंटिन्यू में चला रहा है। हैड बीन वर्किंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में ही काम चलता रहा कंटिन्यू। थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा यहाँ पे आंसर, और वो कौन सा होगा, आंसर नंबर 4 होगा। दैट इज ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। जब से उसने कंपनी ज्वाइन की है वो तब से इतना डेली 12 घंटे काम कर रहा है। तो हैज़ बीन वर्किंग हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 51st में हमें बताना है, दैट इज चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो वो हमें बताना है। तो न्यू हाउसेज और एक में न्यू हाउस लिखा हुआ है, तो न्यू हाउस वाला तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि अगर न्यू हाउस लिखा हुआ था तो आगे वर्ब जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो थर्ड तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 बचे, न्यू हाउसेज। फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि न्यू हाउसेज लिखा गया है तो वर्ब हमारी प्लूरल होनी चाहिए थी, तो ये भी कट गया। 2 बच गए, न्यू हाउसेज हैव बीइंग बिल्ट। बीइंग बिल्ट का मतलब तो क्या होता, बीइंग बिल्ट का मतलब क्या होता, बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हैज़ हैव हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिख सकते हैं। तो हैज़ हैव हैड के बाद कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं आती, इसलिए हमारा आंसर नंबर 1 भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो 51st क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा सेकेंड वन होगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 52nd क्वेश्चन। यू शुड नॉट डैश अनफेयर मीन्स इवन इफ यू फेल। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज अडोप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्टेड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला जो अडेप्ट है, AD, सेकेंड ऑप्शन दैट इज ADEPT, इसका मतलब होता है क्लास, दैट इज स्किलफुल, निपुण। किसी काम में जब हम निपुण होते हैं तो उसे कहा जाता है अडेप्ट। और ये वाला जो अडेप्ट होता है थर्ड ऑप्शन वाला, दैट इज ADAPT, इसका मतलब होता है ढालना, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, अडेप्ट कहलाता है। तो यहाँ पे ढाल लेना का मीनिंग भी नहीं आ रहा सेंटेंस को पढ़ने के बाद, और स्किलफुल का मीनिंग भी नहीं आ रहा। और फोर्थ ऑप्शन जो लिखा गया है वो थर्ड ऑप्शन का ही सेकंड फॉर्म लिखी गई है, तो इसका मीनिंग भी यहाँ पे नहीं है। तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि हमें अनफेयर मीन्स को अडोप्ट नहीं करना चाहिए, बेशक हम फेल हो जाएं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि अडोप्ट का ही मीनिंग आ रहा है। जैसे अडोप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना, इस तरह से। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 यहाँ पे हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 53। हमें बताना है कि जो डायरेक्ट स्पीच हमें दी गई है इसकी कौन सी इनडायरेक्ट स्पीच सही होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, फादर सेड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। तो हमें पता है जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सेड टू हमारा टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेड टू मी ही लिख दिया गया है।
थर्ड और फोर्थ हमारा इसलिए नहीं हो सकता क्लास, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब लिखी गई है आपसे ये वाली, ये आस्क्ड है, और आस्क्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेशन का हो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हमारा है नहीं, तो दैट मीन्स कि हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो कौन सा, फर्स्ट वन, दैट इज फादर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। और जब हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव का होता है तो बीच में हम टू का यूज़ करते हैं, ना कि दैट का यूज़ करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका दैट कंजंक्शन अगर आता तो दैट कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनाया गया है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। क्लियर? अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 54th। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन इज ए या फिर एन डैश पोस्ट। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है क्लास, एक तरह से आप ले सकते हो वेतन, पारिश्रमिक, ठीक है। तो जो बिना वेतन के किसी पोस्ट पे रह के काम करता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो पोस्ट कौन सी पोस्ट कहलाती है आपकी, तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है आपका, और इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, होनोरेरी पोस्ट। जब हम बिना वेतन के किसी पोस्ट पे रह के काम करते हैं तो उसे होनोरेरी पोस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो बिल्कुल ही ईजी और बेसिक था। चलिए 55th की बात करते हैं हम, ये भी हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, दैट इज देयर हैज़ बीन a dash decline in the case of infanticide in some of the districts of हरियाणा। infanticide का मतलब क्या होता है, भ्रूण हत्या। ओके तो यहाँ पे कह रहा है कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत हद तक डिक्लाइन आया है, किसमें, भ्रूण हत्या में। तो देखो डिक्लाइन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का। आपको इसी तरीके से जो है सेंटेंस पहचानना होता है। तो यहाँ पे डिक्लाइन क्या है, नाउन, क्योंकि आगे आर्टिकल आ रहा है। तो अब जो बीच में यहाँ पे फिल होगा क्लास, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। तो आपको ये फाइंड आउट कर लेना है कि जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, और वही यहाँ पे फिल होगा। तो चारों ऑप्शंस में से अगर मैं बात करूँ तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यही किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव की फॉर्म है, और इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे, क्योंकि नाउन से पहले हमें किसकी ज़रूरत थी, एडजेक्टिव की ज़रूरत थी। क्योंकि यहाँ पे जो भी फिल होगा, इस फिलिंग द ब्लैंक्स में जो भी फिल होगा वो किसके साथ मीनिंग देगा, आपका डिक्लाइन के साथ मीनिंग देगा, और जो नाउन के साथ मीनिंग दे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज 56th। द मैच वॉज स्टॉप्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये क्वेश्चन आ गया आपका क्लोज का, या फिर मैं कहूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताना है कि ये किस टाइप का क्लोज है, ठीक है। तो ये ऐसे जब भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाए किसी चीज़ की, तो एक बार उसको सेंटेंस में से आप हटा के देखिए। हटा के देखने का मतलब क्या है, एक बार ये मानिए कि वो सेंटेंस में आपको गिवन ही नहीं है, दिया ही नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इस सेंटेंस में से ये मानूँ कि व्हेन इट स्टार्टेड दिया ही नहीं हुआ है, तो द मैच वॉज स्टॉप्ड सेंटेंस मेरा पूरा है, दैट मीन्स कि ये या तो फ्रेज बनेगा या क्लोज। और फ्रेज और क्लोज पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फ्रेज हम उसे कहते हैं क्लास जिसके पास सब्जेक्ट भी नहीं होता और जिसके पास वर्ब भी नहीं होती, और क्लोज बनने के लिए सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तब भी वो किस में जाएगा, फ्रेज में जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शंस में से हमें पहले से दे रखा है कि ये क्लोज है, और ये भी बता रखा है हमें कि ये एडवर्ब क्लोज है। अब एडवर्ब क्लोज हम कैसे बताते हैं कि ये एडवर्ब क्लोज है, कि अगर कोई भी चीज़ नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी और के साथ मीनिंग देती है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग किसके साथ मीनिंग दे रहा है, स्टॉप्ड के साथ मीनिंग दे रहा है, और स्टॉप्ड एक वर्ब है। तो ये कौन सा क्लोज बना आपका, एडवर्ब, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है और इसमें आपकी वर्ब भी आ रही है, दोनों चीज़ आ रही है, इसलिए एक क्लोज बना। अब हमें इसका वो बताना है कि कौन सा क्लोज है ये। अगर प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस कब बनेगा, जब ये प्लेस के बारे में बात करता। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कब बनेगा, जब ये टाइम के बारे में बात करें। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है कि काम कैसे हुआ है। अगर काम करने के तरीके के बारे में बात होती तो एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर बनता। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन बनता जब हम कोई कारण दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सीधा सेंटेंस को पढ़ने से समझ में आ रहा है, द मैच वॉज स्टॉप्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब बारिश होना शुरू हुई तब मैच बंद हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, और टाइम की बात हो रही है तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। क्लियर? चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57th। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद फेबुलसली नोवेल स्कीम्स। अब हमें पूछा है इस सेंटेंस में, वापस से हमें पार्ट ऑफ स्पीच ही पूछी गई है एक तरह से, कि पूछा गया है कि इस सेंटेंस में जो नोवेल है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, किस तरीके से यूज़ हुआ है। तो अब देखो, नोवेल के बाद एक और वर्ड लिखा गया है, दैट इज़ अ स्कीम्स, और स्कीम्स हमें पता है क्या होता है, नाउन है। स्कीम्स क्या है, नाउन है।
अब ये जो नोवेल वर्ड है वो किसके साथ मीनिंग दे रहा है, स्कीम के साथ। अब ये नोवेल अगर स्कीम के साथ मीनिंग दे रहा है, अगर देखो स्कीम नहीं लिखा होता तो नोवेल ही किसका काम करने की कोशिश करता सेंटेंस में, जैसे मैं कहूँ आई रेड 2 नोवेल्स, मैंने 2 नोवेल पढ़े, तो वहाँ पे नोवेल किसका काम करता, नाउन का काम करता। लेकिन यहाँ पे नोवेल के बाद एक और नाउन लिख दिया गया है, तो दैट मीन्स स्कीम तो यहाँ पे हमारा मेन नाउन है, लेकिन नोवेल स्कीम के साथ मीनिंग दे रहा है, और जो नाउन को मीनिंग दे दे उसे हमें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। दैट मीन्स इस सेंटेंस में नोवेल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो 57th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे हम लोग, दैट इज 58th क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें बताना है कि जो अंडरलाइन किया गया है आपका इडियम एंड फ्रेज, मुहावरा, उसके बारे में उसका मीनिंग बताना है हमें। तो क्वेश्चन है आपका, ही वॉन्ट्स हिज सन टू नो द रोप्स ऑफ द ट्रेड। दैट मीन्स कि टू नो द रोप्स का मतलब होता है, इस इडियम का मतलब होता है टू नो द टेक्निक्स और वेज ऑफ डूइंग अ जॉब। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। टू नो द रोप्स का मतलब होता है कि कोई भी काम जो हम करते हैं उसका तरीका, उसकी टेक्निक जानना कहलाता है टू नो द रोप्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन कह रहा है हमें एंटोनिम बताना है जो वर्ड हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया है किंडल। तो किंडल का मतलब होता है क्लास क्या कहते हैं, भड़काना या आग लगाना, इस टाइप से इसका मीनिंग होता है किंडल का। तो ये अगर आग लगाना है, किसी चीज़ को सुलगाना है, तो इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली बर्न भी जलाना ही होता है, लाइट भी जलाना ही होता है। फेड का यहाँ कोई मीनिंग आ नहीं रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 एक्सटिंग्विश। किंडल का मतलब होता है सुलगाना, आग जलाना, और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना किसी चीज़ को। तो किंडल का एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे हम, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। डैश स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द क्वाड्रेंगल ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। ठीक है, स्टूडेंट्स वहाँ पे गैदर हुए हैं कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे देखो, लोट हमें पता है कि किसके लिए आता है, लोट अगर आता तो अलॉट ऑफ या अलॉट्स ऑफ बनता, जो कि फ्रेज हमें दिया गया नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर मच की बात करें तो मच भी आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है। अगर हम यहाँ पे एवरी फिल करने जाएंगे तो एवरी के बाद जो नाउन होना चाहिए था, ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया है, प्लूरल नाउन दिया गया है। क्योंकि एवरी जो है आपका, आप कह सकते हो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है अगर, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद वो जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर आता है। क्यों, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव, गलती से डेमोन्स्ट्रेटिव बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब एक एक करके ज़्यादा की बात करना। जैसे मैंने कहा एवरी स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, तो एवरी स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट इन द क्लास का मतलब हुआ हर एक बच्चा जो है वो क्लास में प्रेजेंट है। तो हर एक बच्चा क्लास में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ एक बच्चा प्रेजेंट है या ज़्यादा, तो डेफिनेटली ज़्यादा बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और ज़्यादा बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। लेकिन हमने बात कैसे की सेंटेंस में, एक एक करके। तो जब हम एक एक करके ज़्यादा की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमें नाउन पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ सकता था, लेकिन ये कब आता, जब यहाँ पे क्या होता, आपका जो सब्जेक्ट कह रही हूँ, और जो नाउन है आपका वो सिंगुलर होना चाहिए था, इसलिए आपका 1 भी नहीं आ सकता। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन कौन सा बच जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मैनी स्टूडेंट्स हैज गैदर्ड इन द क्वाड्रेंगल ऑन द रीओपनिंग ऑफ द कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, इनको आप वापस से रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद दोबारा इनको सॉल्व करके आप देखना। ये PDF आपको इंग्लिश बाय मिलन सिंह टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी इसको। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो इस चैनल पे नया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर कर देना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। आपके जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं या अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं कि क्वेश्चंस, तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। इतने क्लास पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो चलिए क्लास, थैंक यू।